हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अमित शुक्ला क्लासेस। और हमने 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम रे ऑप्टिक्स के लेक्चर्स ले रहे हैं। आज रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का 5th लेक्चर है आज। और मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करें 6260320543। कोई भी डाउट हो तो बिना किसी झिझक के पूछें, प्लीज आस्क। आई एम हियर टू हेल्प यू। अब देखिए, रे ऑप्टिक्स का जो सीरीज है ये क्लास 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया गया है। और आप जानते हैं रे ऑप्टिक्स पूरे 12th क्लास का जो थ्योरेटिकल पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स में से 14 मार्क्स का वेटेज रे ऑप्टिक्स का है और ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। और आज और पहला टॉपिक हमने लिया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और इस लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। अब जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझना चाहते हैं तो कुछ बेसिक्स बातें हैं। तो यू नो इट वेरी वेल, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, क्या होगा जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेंगी। तो आपने पढ़ा है दैट लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए, ये जो लाइट रे है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से अवे बेंड हो रही है। ये देखिए, ऐसे जा रही है लाइट रे एंड इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मीनिंग क्या है, मैथमेटिकल मीनिंग क्या है इसका? इसका मैथमेटिकल मीनिंग है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो बेंड अवे फ्रॉम द आर इज ग्रेटर देन आई, लेकिन ऐसा तभी होगा व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। अब देखिए, आप हम लिख सकते हैं डेंसर म्यू रेयरर, क्योंकि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, साइन आई अपॉन साइन आर। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन पेयर ऑफ मीडिया जैसे फॉर एग्जांपल एयर और ग्लास है, एयर और वाटर है, या वाटर और ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट। एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कांस्टेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं कि क्योंकि डेंसर म्यू रेयरर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को रिमूव कर दीजिए तो आप क्या कह सकते हैं, sin I is proportional to sin R. Simply we can say that I is proportional to R. जानते हैं इसका मतलब क्या है? What is the meaning of I is proportional to R? If I will change, R will definitely change. What will happen? अब देखिए, as I is proportional to R, if we increase the angle of incidence, हम बात कर रहे हैं अगर हम angle of incidence को increase करें तो क्या होगा? अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो इंक्रीज, बिकॉज वी नो इट वेरी वेल आई इज प्रोपोर्शनल टू आर। इस फॉर्मूले को आप देखिए, अगर आप आई को इंक्रीज करेंगे तो आर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बिकम 90 डिग्री। देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आई को बढ़ाना शुरू करेंगे, इफ विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई, डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ आर विल इंक्रीज एंड फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आर बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहीं पर एक डेफिनेशन आती है, दिस वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई वांट टू से एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है, दिस वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। जो क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस of light ray in denser medium for which the angle of refraction becomes 90 degree. Again I am repeating it. How you will define critical angle? It is the angle of incidence. It is the angle of, better to write, it is the angle of incidence, एक वर्ड जरूर लिखिए, in denser medium, in denser medium for which R is equal to 90 डिग्री। अब इसको वर्ड्स में भी बोल सकते हैं,
It is the value of angle of incidence in denser medium for which angle of reflection becomes equal to 90 डिग्री। अब क्रिटिकल एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? या तो आप सी से, देखिए डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, या तो हम क्रिटिकल एंगल को सी कह सकते हैं, सी से डिनोट कर सकते हैं, या थीटा सी से। आपकी चॉइस है, जो भी आपकी बुक है आप इन दोनों में से कोई सा भी सिंबल क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमने डायग्राम में बताया लाइट रे, देखिए लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। ये लाइट रे है, डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयरर मीडियम में जा रही है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कितना हो गया, 90 डिग्री। देखिए, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप कहेंगे क्रिटिकल एंगल। और ये जब लाइट रे बाउंड्री को टच करते हुए एग्जिस्ट करती है, ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर लाइट रे टचेस द बाउंड्री, जब वो बाहर जाती है, बाउंड्री को टच करते हुए बाहर जाती है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। देखिए ये वर्ड याद रखिए, आगे चल के हम इस वर्ड का बहुत यूज करने जा रहे हैं, ग्रेजिंग इमरजेंस। अब देखिए, अब हम कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल पर बात करते हैं, कि हम अब क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जस्ट सी द डायग्राम, लाइट रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर। तो हम लिख सकते हैं डेंसर म्यू रेयरर इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। पर आई किसके इक्वल है, आई किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में आई की जगह क्या लिख दिया, सी। और आर किसके इक्वल है, 90 डिग्री, साइन सी अपॉन साइन 90 इक्वल टू साइन सी। तो बात समझ में आई, डेंसर म्यू रेयरर इक्वल टू साइन सी, डेंसर म्यू रेयरर इक्वल टू साइन सी। अब देखिए, ये नोट कर लिया आपने, नोट करते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए। अब देखिए, डेंसर म्यू रेयरर को हमने लिख दिया साइन सी, ओके। अब आप डेंसर म्यू रेयरर को क्या लिख सकते हैं, इसको नीचे ले आइए, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जब हम इसे नीचे लाएंगे तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, बताइए, रेयरर म्यू डेंसर इक्वल टू साइन सी। क्योंकि आप जानते हैं 1 म्यू 2 को आप क्या लिख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसको कवर कर चुके हैं कि 1 म्यू 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 म्यू 1। तो अब देखिए, अब रेयरर म्यू डेंसर को हमने क्या सपोज कर लिया, म्यू के इक्वल, तो 1 बाय म्यू इक्वल टू साइन सी। अब आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू। और हमेशा याद रखिए, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। प्लीज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखिए, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। इस फॉर्मूले से आप क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, सो क्लियरली क्रिटिकल एंगल सी, हमने यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा है, क्लियरली क्रिटिकल एंगल सी डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, देखिए म्यू पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। इसको थोड़ा याद रखिए कि क्रिटिकल एंगल किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो अब आप इस फॉर्मूले का यूज से सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू से आप क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट हैपेंस इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फर्दर इंक्रीज्ड। देखिए, फर्दर इंक्रीज का मतलब क्या है, अभी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल था, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री के इक्वल था। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दें, इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस so that it becomes more than critical angle, what will happen, तब क्या होगा, हम ये कहना चाहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस becomes greater than critical angle। इसका मतलब क्या है, इस फर्दर इंक्रीज का मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is made greater than critical angle, so angle of reflection becomes more than 90 degree। देखो सही बात है, क्योंकि हम जानते हैं I is proportional to R। अगर हम I को इंक्रीज करेंगे तो R भी इंक्रीज होगा। अगर हम I की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा कर देंगे, जब I की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू होती है तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है। अगर I क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी डेफिनेटली विल बिकम मोर देन 90 डिग्री। सो लाइट रे विल नॉट ट्रेवल टू रेयरर मीडियम। देखिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सो लाइट रे विल नॉट ट्रेवल टू rarer medium, so light ray will not travel to rarer medium। तो क्या होगा, it will return back
it will return back to the denser medium. It will return back to the denser medium. ऐसा कब होगा? When angle of incidence has value more than critical angle value, and this is called total internal रिफ्लेक्शन. तो स्टूडेंट ये था कंसेप्ट किसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का. तो आप हमेशा याद रखिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? व्हेन इट विल हैपन. व्हेन इट विल हैपन. क्लियर है? व्हेन इट विल हैपन. इट विल हैपन व्हेन I is greater than C. I is greater than critical angle. I want to say that angle of incidence is more than critical angle, then the phenomena of total internal reflection will take place. ओके, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं. अब देखिए यहाँ पे हमने 3 केसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. आप इन डायग्राम को नोट करिए. ये देखिए मैंने बता दिया, ये हमारा हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. डायग्राम को देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हो रहा है? व्हेन I is more than critical angle. When the value of I is more than critical angle. अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया. रिफ्लेक्शन के लॉ आपको मालूम होने चाहिए कि रिफ्लेक्शन का लॉ बहुत क्लियर है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए ये आई इस आई के इक्वल है. अब देखिए, अब ये यहाँ मैंने 3 सिचुएशंस आपको बताई हुई है. पहली सिचुएशन में क्या हो रहा है? लाइट रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम, ये देखिए ये फर्स्ट केस हो गया. लाइट रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम denser medium to rarer medium. Why it is happening? Because I is less than C. तो जब I क्रिटिकल वैल्यू से कम होगा तो डेफिनेटली लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेंगी. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें. वी शुड नॉट हैव एनी डाउट. ये तो हो गई हमारी पहली सिचुएशन. अब दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है? देखिए, लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम denser medium to rarer medium. No doubt that light rays are traveling from denser medium to rarer medium. कोई डाउट नहीं है. तो क्यों? But they touches the boundary. They touches the interface. Interface is the plane which separate two media. तो देखिए सेकंड केस में लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल तो कर रही है, पर बाउंड्री को टच करते हुए जा रही है. हम जानते हैं इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस, और इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्रिटिकल कंडीशन. तो ऐसा कब होता है? when angle of incidence is equal to critical angle. when angle of incidence is equal to critical angle, ऐसा तब होता है. अब देखिए तीसरी सिचुएशन हमने आपको यहाँ पर बताई हुई है. ये तीसरी सिचुएशन है. इस सिचुएशन में आप देखिए लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, बट दे आर नॉट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. दे आर रिटर्निंग बैक टू द डेंसर मीडियम. व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज I is greater than C. ठीक है, ये तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस की कंडीशन से पता चल गया. तो कब नहीं होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? जब I C से छोटा होगा, when I is less than C. और कब होने वाला होगा? when about to happen, when I is equal to C. और कब हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन when I is greater than C. अब कुछ और कंडीशंस हैं जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. तो देखिए, जब ग्रेजिंग इमरजेंस होता है तब हमारी कंडीशन क्या होती है? म्यू इक्वल टू 1/sin I. और ऐसे केसेस में I किसके इक्वल होता है? C के इक्वल होता है. अब देखिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा मैथमेटिकली सोचिए. अगर हम I को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. नहीं, मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूँ. आई वांट टू टॉक इन अ डिफरेंट वे. अगर I को इंक्रीज कर देंगे तो sin I की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. फिर से अगर हम I को इंक्रीज कर देंगे
तो साइन आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर साइन आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो 1/sin आई। सोचिए, अगर आई को इंक्रीज करेंगे तो साइन आई इंक्रीज हो जाएगा, तो 1/sin आई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पर म्यू तो कांस्टेंट ही है, पर म्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/sin आई डिक्रीज हो गया, तो वो म्यू से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये कंडीशन याद रखिए, मैथमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/sin आई, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब देखिए फिर एक और एक्सप्लेनेशन। अब देखिए म्यू इक्वल टू 1/sin आई कब, व्हेन आई इक्वल टू सी। अगर आई को हम डिक्रीज कर दें, देखिए सोचिए, आई को हम डिक्रीज कर दें तो साइन आई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एंगल को डिक्रीज करने से साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर हम आई को डिक्रीज कर दें तो साइन आई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सोचिए, अगर साइन आई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो 1/sin आई, अगर साइन आई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो 1/sin आई इंक्रीज हो जाएगा, पर म्यू तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है 1/sin आई अगर इंक्रीज हो गया तो वो म्यू से बड़ा हो गया। ये बेस्ट कंडीशन है, आप याद रखिए। फिर से अब हम तीनों केसेस के बारे में एक समराइज बात कह लेते हैं। कब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, व्हेन आई इज लेस देन सी, व्हेन म्यू इज लेस देन 1/sin आई। कब होने वाला होगा, म्यू इक्वल टू 1/sin आई पर, या आई इक्वल टू सी कह सकते हैं। कब हो जाएगा, व्हेन इट विल हैपन, म्यू ग्रेटर देन 1/sin आई, और यू मे से दैट आई ग्रेटर देन सी। आई एम होपफुल, आई एम ऑलवेज होपफुल कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं एक्सप्लेन करूँ वो स्टूडेंट को समझ में आए। तो आई एम होपफुल, वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आपको ये समझ में आया होगा और आपने कॉपी पेन लेकर इसे नोट भी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप इसे कॉपी पेन लेके नोट जरूर कर लें। पहली कंडीशन तो बड़ी क्लियर है कि लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम, लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तभी होगा। Light ray must travel from denser medium to rarer medium, then only the total internal reflection will take place। बात समझ में आ गई, ये तो पहली कंडीशन हो गई हमारी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू critical angle, so we can write I greater than equal to C। इसको ऐसे याद रखिए, I greater than equal to C। तो ये दो कंडीशंस हो गई। और तीसरी कंडीशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, 1/sin ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/sin ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो व्हाट यू कैन राइट, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/sin आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो यूनिट टेस्ट भी होते हैं, क्वार्टरली एग्जाम भी होते हैं। इस साल पता नहीं कब आपका स्कूल ओपन होगा और कब एग्जाम होगा, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम तो देना पड़ेगा। तो अभी से तैयारी शुरू करिए ऑनलाइन और जुड़े रहिए। अब देखिए, यहाँ पर हमने कुछ डिटेल्स आपके लिए इकट्ठे करे हैं। क्रिटिकल एंगल फॉर सम पेयर ऑफ मीडिया, सम पेयर ऑफ मीडिया। तो पहला हमने लिया है, लाइट रे जब ग्लास से एयर जाती है तो क्रिटिकल एंगल कितना होता है, ये आपको याद रखना है, 42 डिग्री, 42 डिग्री। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर लाइट रे ग्लास से एयर में ट्रेवल कर रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री से ज्यादा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सपोज द लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स मोर देन 42 डिग्री, व्हाट विल हैपन, it will not travel from glass to air, it will suffer total internal reflection।
तो अगर लाइट रे, फिर से एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। लाइट रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन 42 डिग्री। तो आप क्या कह सकते हैं? डेफिनेटली लाइट रे विल ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो क्रिटिकल एंगल से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेगी कि नहीं करेगी। अब वाटर टू एयर, इसको याद रखिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इसको याद रखिए। अब तीसरी वैल्यू है डायमंड टू एयर 24 डिग्री। तो देखिए, जब मैं आपको कहना चाहता हूं, जब क्रिटिकल एंगल छोटा होता है, व्हेन क्रिटिकल एंगल इज स्मॉल, देन पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, क्या पॉसिबिलिटीज है? अगर क्रिटिकल एंगल कम है तो लाइट रे के डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब क्रिटिकल एंगल कम होता है तो लाइट रे विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। दैट इज व्हाई डायमंड शाइन्स, क्योंकि डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल क्या है, बहुत कम है, 24 डिग्री है। तो अगर डायमंड के अंदर जो लाइट रेज हैं, व्हेन दे स्ट्राइक द सरफेस ऑफ डायमंड, they are not able to go out of the diamond, so they suffer total internal reflection, they remain inside the diamond। इसीलिए डायमंड शाइन करता है, that is why डायमंड शाइन। तो हमेशा याद रखिए, क्रिटिकल एंगल कम होगा तो लाइट रे के चांसेस बाहर जाने के, डेंसर टू रेयरर जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने, तीनों वैल्यूज याद रखिए। अब देखिए, अब हमने एक बात रखिए, हाउ टू फाइंड whether a light ray traveling from denser medium to rarer medium will suffer a total internal reflection or not, होगा कि नहीं होगा। यही मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। अब देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया है, एक लाइट रे को कंसीडर किया विच इज इन ग्लास, इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन 42 डिग्री होगा, अभी हमने वैल्यू डिस्कस करी थी ना, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन 42 डिग्री होगा, लाइट रे विल ट्रेवल टू एयर। इफ आई इक्वल टू 42 डिग्री, इफ आई इक्वल टू, फिर से लिख देते हैं, इफ आई इक्वल टू 42 डिग्री, क्या होगा? ग्रेजिंग इमरजेंस, लाइट रे बाहर तो जाएगी पर बाउंड्री को टच करते हुए जाएगी। If I is greater than 42 degree, if I is greater than 42 degree, what will happen? Light ray will suffer total internal reflection। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे पता चलेगा लाइट रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिए। अ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन फेस ए बी, ये प्रिज्म बताया गया है। ये क्या है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये प्रिज्म दिख रहा है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगल नहीं है। A light ray incident normally on face AB of prism, as shown in the figure. If light ray suffers a total internal reflection, if light ray suffers a total internal reflection at face AC, यहाँ हम लिख लेते हैं at face AC, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन से फेस पे होगा? AC पर, at face AC। ये मैं लिखना चाहता हूं, एक मिनट, I would write properly at face AC, AC लिख देते हैं। Find minimum value of refractive index of material of prism। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, ये नीट में भी आ चुका है, and you're surprised to know that ये जेई में भी आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है जो पहले नीट और जेई में क्वेश्चंस आते थे, आजकल वो बोर्ड एग्जाम्स में आना शुरू हो गए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप वो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो आपको ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन
मिल जाएगा। अब देखिए प्रिज्म के एंगल के बारे में बात करते हैं। ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? आप अच्छे से जानते हैं, यू नो इट वेरी वेल, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली इट डज नॉट बेंड। मैंने शुरुआती लेक्चर्स में बोला था कि लाइट रे जब नॉर्मल इंसिडेंस करेगी तो बेंड नहीं होती, तो ये सीधी चली गई। अब ये लाइट रे कहाँ पहुंच गई? फेस एसी पर। अब फेस एसी पर हमें क्या करना पड़ेगा? फेस एसी पर हमें क्या करना पड़ेगा? एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब हम डिसाइड करेंगे कि लाइट रे का बिहेवियर क्या होगा, पर वो कह रहे हैं लाइट रे सफर्स अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट फेस एसी। यहाँ उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब I should be greater than equal to C। ठीक है, तो ये इस I को कैसे निकालें? अब देखिए एंगल्स को कैलकुलेट करते हैं। ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, और आप जानते हैं ट्रायंगल, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 90 और 45 को ऐड कर दीजिए, 90 और 45 को ऐड कर दीजिए। हम थोड़े दूसरी जगह कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, वी विल कैलकुलेट इट सेपरेटली। तो तीसरा एंगल जो है आपका, ये हम इसे थीटा मान लेते हैं, और ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है? चलो एक सिंपल मेथड से कर लेते हैं। 180 होता है, तो सॉल्व करेंगे तो थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। अब देखिए जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना हो गया? बताइए, ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया ना? ये एंगल 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या है? थीटा प्लस आई इक्वल टू 90 डिग्री। तो आई क्या होगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा निकाल चुके हैं, 45 डिग्री। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन अब लगाते हैं। मैंने आपको बताया था म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन आई, अभी बताया था आपको। इसमें आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। स्टूडेंट, साइन और कॉस के टेबल आपको याद रखने चाहिए। साइन 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू √2। तो ये इक्वेशन क्या कहता है कि म्यू √2 के इक्वल हो सकता है और √2 से ग्रेटर हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू? व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू? √2 के इक्वल है, √2 से ग्रेटर हो सकता है, तो म्यू मिनिमम कितना होना चाहिए? √2 होना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं हमेशा बहुत कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन को बहुत सिंपल वे में प्रेजेंट करूँ। आई वांट टू हेल्प द स्टूडेंट्स। मुझसे आप जुड़िए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो ये बात समझ में आ गई? या आपको कई रिफ्रेशर्स में, एनसीईआरटी में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, कई स्टेट बोर्ड्स की किताबों में मिल जाएगा, नीट के प्रीवियस पेपर में मिल जाएगा, जेईई मेंस के प्रीवियस पेपर में मिल जाएगा, और इंडिया में बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, उनके पेपर में भी आप इसे देख सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अब देखिए, क्रिटिकल एंगल फॉर डिफरेंट कलर्स। बहुत जोरदार बात हो गई भाई। क्रिटिकल एंगल फॉर डिफरेंट कलर्स। अब देखिए कलर्स होते हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और हम जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है साइन सी इक्वल टू 1/म्यू। तो हम कह सकते हैं कि अगर म्यू ज्यादा होगा तो साइन सी की वैल्यू कम होगी, साइन सी की वैल्यू कम होगी तो सी भी कम होगा। फिर से, अगर म्यू ज्यादा होगा, इफ म्यू इज मोर, साइन सी विल बी लेस, इफ साइन सी इज लेस, सी विल बी लेस। अब एक और बात कर लेते हैं, इफ म्यू इज स्मॉल, अगर म्यू कम है, देन साइन सी विल बी लार्ज, साइन सी बड़ा होगा तो सी की वैल्यू भी बड़ा होगी। तो यही हमने यहाँ लिखा है। तो एक रफ है, इसको कभी मैथमेटिकली यूज मत करिए। ये सिर्फ लॉजिकली आंसर्स देने के लिए, लॉजिकली आंसर्स के लिए है। मैथमेटिकल कोई इसका यूज नहीं करे प्लीज। मैथमेटिकली आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन सी इक्वल टू 1/म्यू। अब देखिए, आप जानते हैं कि रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रीवियस लेक्चर्स में मैं इस बात को कवर कर चुका हूँ
कि रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना क्या बताता है? क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, इसलिए हम कहेंगे रेड कलर का क्रिटिकल एंगल वॉयलेट कलर से ज्यादा होगा। तो जब हम लिखते हैं विबग्योर, तो क्रिटिकल एंगल क्या हो रहा है यहाँ पर? जब हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो क्रिटिकल एंगल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमेशा याद रखिए क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? रेड कलर के लिए। सबसे कम होता है वॉयलेट के लिए। जब आप रेड से ऑरेंज पर जाएंगे तो क्रिटिकल एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर ऑरेंज से येलो पे जाएंगे और कम हो जाएगा, येलो से ग्रीन पे जाएंगे और कम हो जाएगा, ग्रीन से ब्लू पे जाएंगे और कम हो जाएगा, इंडिगो पे जाएंगे और कम हो जाएगा, वॉयलेट पे जाएंगे और कम हो जाएगा। बात समझ में आ जानी चाहिए। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, इसको पढ़ लीजिए। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये तो हम जानते ही हैं, एंड दैट इन वाटर इज 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, देन what would be critical angle? What would be critical angle? अब देखिए क्रिटिकल एंगल होता है साइन सी इक्वल टू 1/μ। अब यहाँ पे दो मीडियम मेंशन है, वाटर एंड एयर, और आप जानते हैं म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, इसलिए हम इसे लिखेंगे ए म्यू डब्ल्यू। ठीक है, तो साइन सी हो गया 1 ए म्यू डब्ल्यू। ठीक है, या आप इसे ऐसा बोल सकते हैं म्यू डब्ल्यू। तो ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन के लिए क्या करना है? अब आप जानते हैं कि म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, सो म्यू डब्ल्यू विल बी सी अपॉन वी डब्ल्यू। सी दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और ये दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 वेलोसिटी ऑफ लाइट रे एंड वाटर। कैंसिल हो गया, तो म्यू डब्ल्यू कितना आ गया? 3/2। तो साइन सी इक्वल टू यहाँ 3/2 रख देंगे, तो जैसे ही 3/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो C विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। अब आप देखिए कौन सा आंसर हो सकता है। आजकल आपको मालूम है सारे बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, इसलिए ये ज़्यादा टफ होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। तो साइन सी 1/μ हो गया, ये क्लियर हो गया। तो और म्यू का फॉर्मूला हम जानते हैं C/V। तो ये सब हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, और स्टूडेंट को मैं एडवाइस करता हूँ प्लीज लेक्चर को पूरा देखिए। और ये लेक्चर नंबर 5 है, आप लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू करिए। 2 दिन की बजाय 5 दिन में देखिए, पर पूरा, और अपने नोट्स बनाइए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन। इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, ठीक है, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, सबसे पहले तो हम साइन सी इक्वल टू 1/μ यूज कर ले। क्रिटिकल एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/μ। साइन 30 आप जानते हैं 1/2 होता है 1/μ। तो ये आपको क्या मिला स्टूडेंट्स? म्यू इक्वल टू 2, पर आप जानते हैं म्यू इक्वल टू क्या होता है? C/V होता है। तो 2 और C होता है लाइट का वैक्यूम में वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 V। तो V ही निकालना है, V उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी हो गई 3/2 इंटू 10 टू द पावर 8। तो हमारा आंसर आएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो बात समझ में आ गई। सबसे पहले साइन सी इक्वल टू 1/μ यूज किया। सी हमें दिया हुआ है कितना? 30 डिग्री। हमने उस 30 डिग्री की वैल्यू रख दी और म्यू निकाल लिया। और जब म्यू निकाल लिया तो फिर हमारे पास फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू C/V। इस फॉर्मूले को एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है और V उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी है।
तो ये हमारा आंसर कौन सा हुआ? हमारा आंसर आया 1.5 इंटू 10⁸8। ये हो गया हमारा आंसर बी। ओके, ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि लाइट रे जब मीडियम चेंज करती है तो रिफ्लेक्शन 100% नहीं होता। मैं पिछली क्लासेस में भी आपको ये बात बता चुका हूँ। सम पार्ट ऑफ द लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेंसर टू rarer medium. The reflected and refracted rays are mutually perpendicular. चलिए ये भी लिख देते हैं, ये 90 डिग्री एंगल हो गया आपका, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और ये कौन सी रे हो गई आपकी? ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, the angle of reflection and angle of refraction are respectively r and r dash। ये देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको r, ये r लिखा हुआ है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना दिख रहा है? r डैश। देन द क्रिटिकल एंगल विल बी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, स्टेप नंबर 1, हमेशा आप ध्यान रखिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आवर इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरी स्टेप, एक लाइन पे बनने वाले एंगल्स, ये देखिए आप, मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ आपको तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये 90 है, ये r डैश है, और ये r है। एक लाइन पे बनने वाले एंगल्स का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री। तो r प्लस 90 प्लस r डैश इज 180 डिग्री। तो r प्लस r डैश इक्वल टू 90, दैट इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब हमें निकालना है क्रिटिकल एंगल, और हम अच्छे से जानते हैं क्रिटिकल एंगल क्या है। अब देखिए, ये तो 2 स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप क्या होगी? लाइट रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो डी म्यू आर इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर डैश। पर आप डी म्यू आर को क्या लिख सकते हैं? 1/r म्यू डी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर डैश। तो ये हो गया देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। इसको आप लिख सकते हैं 1 रिफ्रैक्ट, याद करो अभी हमने करा था 1 म्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 1 म्यू को हम क्या लिख सकते हैं? साइन सी। इसको हम लिख सकते हैं साइन सी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर डैश। तो अब आप देखिए, अब हम आई को क्या लिखने जा रहे हैं? आर। इस इक्वेशन में आई को हम क्या लिखने जा रहे हैं? आर लिख दिया हमने, और आर डैश को हम लिखने जा रहे हैं यहां से 90 माइनस आर, साइन 90 माइनस आर, तो साइन आर अपॉन कॉस आर, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया हमारा टेन आर। कितना हो गया? 10r। तो साइन सी हो गया हमारा 10r, साइन सी हो गया 10r। अगर साइन सी 10r हो गया तो सी क्या होगा? उधर ले जाइए, साइन इनवर्स 10r, साइन इनवर्स 10r, साइन इनवर्स 10r। तो अब आप देखते हैं कि हमने तो इसे निकाल लिया,
हमने इसे निकाल लिया कि साइन सी क्या था, साइन सी क्या था भाई, टेन आर था, तो सी हमने निकाल लिया, साइन इनवर्स टेन आर। फिर हम आंसर देखते हैं तो हमें आंसर नहीं मिलता, देखो टेन आर कहाँ दिया हुआ है, साइन इनवर्स टेन आर, लेकिन हमें आंसर मिल गया क्योंकि हम जानते हैं कि आर किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी इक्वल टू साइन इनवर्स टेन आई। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, टफ नहीं है, टिपिकल है, प्रैक्टिस करिए तो हमारा आंसर हो गया सी। आवर आंसर इज सी। तो लेक्चर को एंड करते हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद, थैंक यू। लेक्चर को पूरा देखिए, लाइक करिए अगर आपको लगता है करना चाहिए। लाइक करेंगे आप तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम और अच्छे अच्छे कंटेंट्स को डेवलप करेंगे। हमारा भी तो उत्साह जरूरी है। शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए कि आपको फ्यूचर लेक्चर्स के बारे में पता चल सके। और डाउट्स अगर आपको पूछना है तो ये मेरा नंबर है 6260320543। लेक्चर के शुरू में मैंने एक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे लेक्चर के, तो आपको एक कोड मिलेगा, आप उस पर करेंगे तो आप उस पर लिंक पे चले जाएंगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप व्हाट्सएप करिए, अपना नाम लिखिए और हमें बताइए। अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो हम लाइव क्लासेस लेंगे, डेली वी विल टेक लाइव क्लासेस। फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग।